चलिए क्वेश्चन नंबर 23 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 है कैलकुलेट द करंट फ्लोइंग थ्रू ईच ऑफ द रेजिस्टर्स ए एंड बी इन द सर्किट एज शोन। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 23 ये हमारा एक रेजिस्टेंस है। ठीक है, ये 1 ओम का रेजिस्टेंस है और ये रेजिस्टेंस 2 ओम का है। ठीक है, और ये एक सेल लगा हुआ है। सेल के नीचे 2 वोल्ट लिखा हुआ है। ये बड़ा है प्लस, छोटा माइनस। तो आपको क्वेश्चन फिर से पढ़ता हूँ। कैलकुलेट द करंट फ्लोइंग थ्रू ईच ऑफ द रेजिस्टर्स ए एंड बी इन द सर्किट शो। ठीक है, तो बहुत आसान सवाल है, मैं बार बार बता चुका हूँ। सबसे पहला काम होता है, पहली बात चीज ये समझिए कि हमारा पहला कदम होता है कि सर्किट बना लीजिए। सर्किट बनाने के बाद करंट का फ्लो करा लीजिए ताकि ये पता चल जाए क्या क्या सीरीज में, क्या क्या पैरेलल में। ठीक है, तो सर्किट हमने जब बनाया और करंट को जब फ्लो कराया तो पता चला कुछ करंट इसमें से जाएगा, इसको मैं R1 कह दे रहा हूँ, और कुछ करंट इसमें से जाएगा, इसको R2 कह दे रहा हूँ। जिसमें से करंट I1 जा रहा है इसमें और I2 करंट हम मान लेते हैं जा रहा है इसमें। I2 करंट वापस यहाँ से आएगा, I1 करंट यहाँ से जाएगा और कुल मिला के फिर से I हो जाएगा और ये I ऐसे आते हुए बैटरी में चला जाएगा। ठीक है, तो क्लियर कट बात दिखाई दे रही है कि इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में ये 2 ब्रांचेस जो हैं वो आपस में पैरेलल है। ठीक है, इन दोनों ब्रांचेस, भाई करंट यहाँ से ब्रेक हुआ तो यहाँ पे फिर से रिकम्बाइन हो गया। तो मैंने कल बताया था लास्ट टाइम पे, करंट जहाँ पे ब्रेक होता है और जहाँ पे रिकम्बाइन होता है, ठीक है, वो दोनों ब्रांचेस आपस में पैरेलल होती है। तो इसका मतलब मैं लिख सकता हूँ बिकॉज R1 and R2 are in parallel, therefore जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा वो आएगा R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। वही 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 को सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, तो एक स्टेप कम कर लिया मैंने। R इक्विवेलेंट 1 इंटू 2 1 इंटू 2 अपॉन 1 प्लस 2। R इक्विवेलेंट जो आ जाएगा वो 2/3 आ जाएगा, 2/3 ओम। ठीक है, अब आगे बात कर लेते हैं। ठीक है, अगला स्टेप होता है इक्विवेलेंट ईएमएफ लिख लिया जाए जो कि 2 वोल्ट है। अगला स्टेप इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस लिख लिया जाए जो कि 0 है, क्योंकि सेल में रेजिस्टेंस की बात नहीं हो रही है। ठीक है, ना ही पूछा गया है और ना ही दिया गया है, यानी सेल का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है, 0। फॉर्मूला क्या होता है, अगला स्टेप क्या होता है, करंट ड्रॉन फ्रॉम बैटरी। I बैटरी इज इक्वल टू E इक्विवेलेंट अपॉन स्मॉल r इक्विवेलेंट प्लस कैपिटल R इक्विवेलेंट। ठीक है, तो I बैटरी करंट ड्रॉन फ्रॉम बैटरी इज इक्वल टू हो जाएगा कितना, E इक्विवेलेंट कितना है, 2 वोल्ट, स्मॉल r इक्विवेलेंट 0, कैपिटल R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा 2/3। तो करंट ड्रॉन फ्रॉम बैटरी जिसको हम लोग I लिख रहे हैं यहाँ पे, तो I इक्वल टू कितना हो गया 6/2 यानी कि 3 एम्पियर। ठीक है, अब आपके लिए सवाल वही हो गया कल वाला। अब आपके लिए सवाल वही कल वाला हो गया, अगर आपको याद हो तो। दोनों ब्रांचेस में अलग अलग करंट निकालनी है, याद है। तो अगर आपको I1 निकालनी है तो I1 इक्वल टू क्या कर दीजिए आप, ठीक है, टोटल करंट लिखनी है और जिसमें कर रहे हो उसके दूसरे वाले रेजिस्टेंस को लिखना है और अपॉन टोटल रेजिस्टेंस कर देना है। ठीक है, इसी प्रकार से I2 निकालने के लिए टोटल करंट लिखना है। I2 में करंट चाहिए तो रेजिस्टेंस R1 से मल्टीप्लाई करना है और दोनों रेजिस्टेंस से डिवाइड। तरीके हजार है, हो सकता है आपके दिमाग में कुछ और भी मेथड चल रहा हो। ठीक है, उससे भी हो सकता है। ठीक है, जैसे कि इसका एक बेसिक मेथड मैंने कल जो बताया था आपको, ट्रिक बताने से पहले क्या बताया था कि आप इसका वोल्टेज I2 इंटू 1 इज इक्वल टू I1 इंटू 2 पोटेंशियल बराबर करके एक इक्वेशन बना दीजिए, I1 प्लस I2 इक्वल टू I करके एक इक्वेशन बना दीजिए, साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। वो भी एक मेथड है। ठीक है, एक मेथड अभी और भी है यहाँ पे जो पर्टिकुलरली इस क्वेश्चन के लिए ओके है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो हम वैसे पसंद हम जनरल मेथड से ही करते हैं ताकि बच्चों को दिक्कत ना हो। देखो, हम ये शॉर्टकट वाला हम बाद में बताएंगे, जो ओरिजिनल ऑथेंटिक मेथड है जिसको हमेशा फॉलो करने से आप कभी फंसेंगे नहीं। अगर मेथड आपको याद रहेगा तो आप कोई भी सवाल कर ले जाएंगे। तो यहाँ देखिए, मैं फिर बताता हूँ। अगर ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, तो अगर मैं ए पॉइंट की बात करूँ तो एट ए साफ साफ दिख रहा है कि I1 और I2 का टोटल सम 3 के बराबर होगा। और दूसरी चीज,
ठीक है, क्योंकि R1 एंड R2 आर इन पैरेलल, ये दोनों एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है, इस वजह से पोटेंशियल R1 पे और पोटेंशियल R2 पे बराबर होगा। V का फॉर्मूला क्या होता है, IR। तो R1 वाले पे अगर देखा जाए तो I कितना है, I1, और R कितना है 2। पोटेंशियल इस पे कितना हो जाएगा, I कितना है I2, R कितना है 1। ठीक है, इस प्रकार से I2 इज इक्वल टू कितना हो गया, 2I1 हो गया। I2 की वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर देते हैं। ठीक है, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड I1 प्लस I2 की जगह हो गया 2I1 इज इक्वल टू 3, यानी I1 इक्वल टू कितना आ गया, 1 एम्पियर आ गया। अब I1 1 आ गया तो सेकेंड इक्वेशन रख देते हैं। फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन I1 की जगह हो गया 1, सॉरी सेकेंड इक्वेशन में क्या लिखा है, I2 निकालना है। I2 बराबर 2 और I1 की जगह कितना हो गया 1, तो I2 बराबर कितना हो गया 2 एम्पियर होना भी चाहिए था। ठीक है, I1 और I2 का सम कितना होना चाहिए था, 3 एम्पियर आना चाहिए था, आ रहा है। ठीक है, हमने सारे शॉर्टकट मेथड्स यहाँ से गैप कर दिए हैं। ठीक है, शॉर्टकट मेथड्स में क्या क्या हो सकता था, देखो मैं ऊपर कर देता हूँ। जो इस स्टेप के बाद हो सकता था, इस स्टेप के बाद यहाँ पे लिख देना। ठीक है, यहाँ पे हो सकता था क्या कि I1 निकालना है। ठीक है, तो I1 निकालने के लिए टोटल करंट है 3, I1 निकालने के लिए सामने वाले रेजिस्टेंस से अपोजिट साइड वाले रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई किया जाता है, अपॉन टोटल रेजिस्टेंस किया जाता है, कुल मिला के 1 एम्पियर आ जाएगा। समझ गए। फिर अगर आपको I2 निकालना है, I2 निकालना है तो आपको टोटल करंट तो लिखना ही पड़ेगा, और अगर I2 निकालना है तो सामने वाला रेजिस्टेंस जो है उससे मल्टीप्लाई करना है, अपॉन टोटल रेजिस्टेंस से डिवाइड करना पड़ेगा, 2 एम्पियर। ठीक है, शॉर्टकट है, एप्लीकेबल है, बोर्ड एग्जाम में एक्सेप्टेबल है, किया जा सकता है। ठीक है, एक मेथड। दूसरा मेथड क्या है कि अब जो यहाँ पे डायरेक्टली किया जा सकता था। ठीक है, ये इंसान की सोच की बात है। देखिए, एक मेथड ये हो गया, एक ये हो गया, एक इससे भी छोटा है, अगर दिमाग आपका काम कर जाए तो। देखिए, क्योंकि इस यहाँ पे जो, क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है, मेरी बात समझिएगा, मैंने कल बताया था, क्योंकि इसमें इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है, तो जो इसका ये ईएमएफ है ना, जो इस सेल का ईएमएफ है, वही किसका काम करेगा, एज अ टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, यही V का वैल्यू हो गया 2 वोल्ट, कोई दिक्कत। तो अब देखिए, अगर ये सब पैरेलल में, देखिए ये 2 वोल्ट इसको भी मिलेगा, यही 2 वोल्ट इसको भी मिलेगा, यानी अगर मैं इसकी बात समझ में, पैरेलल में पोटेंशियल सेम होता है, यानी पोटेंशियल 2 वोल्ट अगर यहाँ पे है इन दोनों के पॉइंट्स के बीच, तो यहाँ भी इसका मतलब 2 वोल्ट है और यहाँ भी 2 वोल्ट है। ठीक है, यानी इसकी अगर बात करी जाए तो V2 बराबर I2R2 होगा। मेरी बात समझना, V2 यहाँ का वोल्टेज, इस जगह का वोल्टेज V2 बराबर I2R2 होगा, और V2 कितना होगा, उतना ही होगा जितना ये है 2, यानी ये हो गया 2। I2 निकालना है, I2 की वैल्यू कितनी है 1, लो भैया I2 आ गया कितना, 2 एम्पियर हो गया। ये भी नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप 2 वोल्ट देख रहे हैं तो 2 वोल्ट इसको भी तो मिलेगा। ये V1 इसका जो है, अगर मैं 1 वाले की बात करूं तो V1 इक्वल टू I1R1 होगा। यहाँ पे V1 भी उतना ही 2 वोल्ट हो जाएगा, क्योंकि सब कुछ पैरेलल में है। ये भी 2 हो गया, I1 चाहिए और R1 कितना है, 2 है। कितना आ गया ये I1 की वैल्यू, 1 एम्पियर। 2 लाइन में हो गया। मैटर करता है प्रेजेंस ऑफ माइंड, कि आपके पास डेटाबेस कितना स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, तो ये क्या है, ये है मोटा मोटा तरीका जो हम याद करके हमेशा चलेंगे और कभी नहीं फंसेंगे। ये शॉर्टकट क्यों काम कर गया, क्योंकि इसमें इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं था। राइट, अगर होता तो फिर आपको V निकालने के लिए V इज इक्वल टू E माइनस IR करके करना पड़ता, I फिर उसमें भी निकालना पड़ जाता है। फिर जब I निकालना ही पड़ जाता तो उससे बेटर हम ये वाला शॉर्टकट ना मार लें। आई बात समझ में। ठीक, तो बहुत कुछ निर्भर करता है। तो ये मेथड 1 है, ये मेथड 2 है और ये मेथड 3 है। ठीक है, नोट कर लीजिए तीनों को। अब क्वेश्चन नंबर 24 हम लोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 में वोल्ट मीटर और एमीटर दोनों लगा हुआ है, बहुत ध्यान से देखेंगे इस तरीके के सवाल। इन फिगर कैलकुलेट ए पार्ट टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, बी पार्ट वैल्यू ऑफ कैपिटल आर एंड सी पार्ट द करंट फ्लोइंग इन आर। फिगर दिया हुआ है, फिगर मैं बना देता हूँ। ठीक है, एक वोल्ट मीटर यहाँ पे लगा हुआ है। ठीक है, और ये वोल्ट मीटर की जो रीडिंग है वो 4 वोल्ट लिखी हुई है। उसके बाद
ये जहाँ लगा हुआ है वहाँ पे एक बैटरी लगी हुई है, ठीक है, एक बैटरी यहाँ पे लगी है, और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है। ठीक है, तो ये 20 ओम का रेजिस्टेंस है और ये R है। यहाँ पे एक एमीटर भी लगाया गया है, ये 0.4 एम्पियर रीडिंग दे रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन में 3 पार्ट है, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट निकालना है, वैल्यू ऑफ R निकालना है और करंट फ्लोइंग थ्रू R निकालना है। ठीक है, ठीक है, तो अब मुद्दा पकड़ते हैं हम लोग कायदे से। पहले तो आपको पता होना चाहिए, अगर आपने फर्स्ट वीडियो देखा हुआ है उसका, तो आपको पता होगा कि हम एमीटर और वोल्ट मीटर को कैसे ट्रीट करते हैं। बाय द वे मैं फिर से रिकॉल कर देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 1 जो था, और क्वेश्चन नंबर 1 जो क्वेश्चन नंबर 1 था उसमें हमने वोल्ट मीटर और एमीटर के साथ कैसे कैसे वर्कआउट करना है बताया था। फिर भी मैं दोबारा बता दे रहा हूँ। देखिए एक्चुअली क्या है, ये एक सेल लगा हुआ है और इस सेल में इस पूरे क्वेश्चन में ना कहीं इंटरनल रेजिस्टेंस दिया है ना पूछा है। मेरी बात बहुत ध्यान समझिएगा। इसका मतलब ये है कि इस सेल का ईएमएफ वही होगा जो इस सेल का टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होगा। ठीक है, अब ये रहे सेल के दोनों टर्मिनल्स। ठीक है, सेल के दोनों टर्मिनल्स के बीच में लगा है क्या, वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर क्या कह रहा है, चिल्ला चिल्ला के वोल्टेज 4 वोल्ट, वोल्टेज 4 वोल्ट। मतलब इन दोनों पॉइंट्स के बीच में जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है, 4 वोल्ट। भाई वोल्ट मीटर का काम ही है ये, जहां जहां जोड़ दोगे उसके इसके बीच कितना पोटेंशियल डिफरेंस है वो मेजर कर लेंगे। नहीं समझे, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़िए। पहला स्टेप, इस बैटरी में कोई इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है, ना इस क्वेश्चन में दिया गया ना पूछा गया, यानी 100% इंटरनल रेजिस्टेंस कितना मान के चलना है, 0। ऐसी स्थिति में जो बैटरी का ईएमएफ होता है वो उसके टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर हो जाता है, राइट। यानी जितना भी इसके टर्मिनल्स के अक्रॉस वोल्टेज होगा, पोटेंशियल डिफरेंस होगा, वही इसका ईएमएफ बन जाएगा। ठीक है, एक स्टेप क्लियर हो गया। अगला स्टेप ये है कि जो टर्मिनल्स हैं बैटरी के, उसमें एक वोल्टमीटर लगा है जो कह रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ यानी पॉइंट ए और पॉइंट बी जो कि बैटरी के टर्मिनल्स भी हैं के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 4 वोल्ट है। इसका मतलब जो यहां और यहां के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है, 4 वोल्ट है। आई बात समझ में। तो हम एक स्टेप पहले क्या कह चुके हैं कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है वही इसका ईएमएफ है। इसका मतलब बैटरी का ईएमएफ कितना बन गया, बात समझ में आ गई। ठीक है, अब आप चाहो तो ऊपर वाले हिस्से को भूल सकते हो। ठीक है, मतलब मैं अगर चाहूं तो इसको मिटा दूं क्योंकि काम हो चुका है। वोल्ट मीटर को जो करना था सो कर चुका, अब वोल्ट मीटर का कोई काम बचा नहीं है। ठीक है, तो हटा देते हैं इसको। वोल्ट मीटर हट गया, अब सर्किट बचा इतना। अब थोड़ा सर्किट ठीक लग रहा है देखने में। ठीक है, अब बात करते हैं अगला स्टेप क्या होता है। जो मेन हम लोग के जो स्टेप्स होते हैं वो क्या होते हैं, करंट को फ्लो कराना है। करंट ऐसे गई, करंट ऐसे गई, इस ब्रांच में करंट I1 चली गई, इस रेजिस्टेंस को R1 मान लेते हैं। इस ब्रांच में करंट I2 चली गई, तो ये I2 यहाँ पे आ गई, इस वाले रेजिस्टेंस को R2 मान लेते हैं। R2 हमारा R है। I2 करंट यहाँ से होते हुए ऐसे चली जाएगी और I1 करंट यहाँ से होते हुए ऐसे आ जाएगी। तो मुझे बताओ इस जगह पे टोटल I हो जाएगा। I जब अंदर घुसा तो एमीटर चिल्लाया 0.4 एम्पियर, 0.4 एम्पियर। करंट एम्पियर उतना ही चिल्लाता है, एमीटर उतना ही चिल्लाता है जितना करंट उससे जा रहा है। इसका मतलब अगर I करंट एमीटर में जा रहा है और एमीटर चिल्ला रहा है 0.4 एम्पियर, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो करंट है I वो कितनी है, आई बस क्लियर। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो ये लग रहा है ना। तो I करंट एमीटर में गया, एमीटर ने कहा 0.4 एम्पियर, इसका मतलब जो I करंट बह रही है सर्किट से, इस बैटरी से जो निकली है वो कितना है, 0.4। यानी करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी इज
0.4 एम्पियर। नहीं समझे? अब एमीटर का भी काम खत्म हो गया। ठीक, और फिगर हल्का हो गया। अब क्वेश्चन सामान्य बन गया है जैसा अभी तक तुम सॉल्व करते आए हो। ठीक है, तो अब बैटरी के अलावा जो रेजिस्टेंस है वो आपस में पैरेलल में दिखाई दे रहे हैं क्योंकि करंट अलग अलग जा रहा है। तो बिकॉज R1 एंड R2 आर इन पैरेलल, देयरफॉर R इक्विवेलेंट इक्वल टू कितना हो जाएगा? R1 R2 अपॉन R1 प्लस R इक्विवेलेंट कितना हो गया? R1 कितना है? 20, R2 कितना है? R अपॉन 20 प्लस R। कोई समस्या? ठीक है, अभी टेंशन नहीं लेने का, कह दो कि सर ये तो बड़ा अजीब सा आ रहा है। कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि अपने पास एक ऑप्शन बहुत बढ़िया खुल गया, हमें करंट की वैल्यू पता है, इक्विवेलेंट ईएमएफ की वैल्यू पता होनी चाहिए जो कि हम निकाल चुके हैं 4 वोल्ट। इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस पता होना चाहिए जिसकी वैल्यू 0 है। फॉर्मूला करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी, आई बैटरी इज इक्वल टू ई इक्विवेलेंट अपॉन स्मॉल आर इक्विवेलेंट प्लस कैपिटल आर इक्विवेलेंट होता है। आई बैटरी हम आई से शो कर रहे हैं, ई इक्विवेलेंट 4 वोल्ट है, इंटरनल रेजिस्टेंस 0 है, और ये कैपिटल आर इक्विवेलेंट जो है ढेर सारा 20R अपॉन 20 प्लस आर है। आई का वैल्यू भी है अपने पास 0.4 एम्पियर इज इक्वल टू 4 अपॉन, इसको ऊपर ले जाएंगे तो 20 प्लस आर ऊपर हो जाएगा और नीचे 20R नीचे हो जाएगा। 4 पंचे 20, 5 को 20, ये 2R इक्वल टू हो जाएगा 20 प्लस आर। तो R इक्वल टू कितना हो गया? 20 ओम आ गया। R की वैल्यू 20 ओम। ठीक, तो पहले सेकेंड पार्ट आ गया। सेकेंड पार्ट में था फाइंड द वैल्यू ऑफ R। ठीक है, पहला पार्ट पहले ही हो गया। ठीक है, मैं पार्ट वाइज नहीं लिख रहा। दूसरा पार्ट पूछा गया था सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस क्या है, तो सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस ये है, राइट। फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन टोटल रेजिस्टेंस R इक्विवेलेंट इक्वल टू 20R, R की वैल्यू भी 20 निकल आई है, अपॉन 20 प्लस R, R की वैल्यू 20 निकल आई है, यानी R इक्विवेलेंट इक्वल टू कितना हो गया? 10। ठीक है, हो गया। फिर तीसरा पार्ट पूछा था करंट फ्लोइंग थ्रू R, कितना आसान है, I2 निकालना है, मतलब कर लोगे। अब तो शॉर्टकट भी मार सकते हो, सब कुछ तो पता है तुम्हें। I2 अगर निकालना है, R से करंट निकालनी थी, I2 निकालना है तो I2 के करने के लिए आपको मल्टीप्लाई किससे करना होगा? R1 से। I2 निकालने के लिए टोटल करंट लिखना पड़ता है, अपोजिट वाला R लिखना पड़ता है, और R1 प्लस R2 लिखना पड़ता है। I कितना है? टोटल करंट कितना निकालेगा? 0.4। R1 कितना है? 20। R1 प्लस R2 कितना हो जाएगा? 40। समझ गए? 0.2 एम्पियर। ओके, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 25। अच्छा सवाल है, अच्छा सवाल इन द सेंस कंफ्यूज करने वाला सवाल है। अ पर्टिकुलर रेजिस्टेंस वायर हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 3 ओम पर मीटर, फुल स्टॉप, फाइंड ए पार्ट द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ 3 लेंथ्स ऑफ दिस 3 लेंथ्स of this wire each 1.5 meter long joined in parallel। क्वेश्चन ध्यान सुनिएगा। बी पार्ट में आते हैं, the potential difference of the battery which gives the current of 2 ampere in each of the 1.5 meter length when connected in parallel to the battery, assume that the resistance of battery is negligible। ये बी पार्ट हुआ। मतलब क्वेश्चन पढ़ते ही पढ़ते समझ में नहीं आता है, इसको हौले हौले पढ़ना पड़ता है। सी पार्ट भी है, the resistance of 5 meter length of wire of the same material but with twice the area of cross section। सबसे टफ पार्ट यही है।
ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात ये है कि हम क्वेश्चन नंबर 25 कर रहे हैं ना, बाहर आइसक्रीम बेचने वाला निकल। खैर, अ पर्टिकुलर रेजिस्टेंस वायर हैज रेजिस्टेंस ऑफ 3 ओम पर मीटर, यानी कि कुल मिला के अगर देखा जाए तो 3 ओम पर मीटर है। इसका मतलब ये है कि रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ हमको दिया गया है, यूनिट देख के पहचान रहे हैं हम, ठीक है। द पर्टिकुलर वायर हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 3 ओम पर मीटर, यानी उनके कहने का तात्पर्य 3 ओम पर मीटर मतलब लेंथ अपॉन आर अपॉन एल का वैल्यू दिया गया है, गिवन है क्वेश्चन, ठीक है। तो यूनिट हटा देते हैं, ठीक है। तो R अपॉन L इज इक्वल टू 3 दिया हुआ है, जरूरत के अनुसार इसको यूज किया जाएगा, ठीक। ए पार्ट है, द फाइंड करना है द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ 3 लेंथ्स ऑफ दिस वायर ईच 1.5 मीटर लॉन्ग ज्वाइंड इन पैरेलल, यानी 3 लेंथ ऐसी लेनी है, कितनी कितनी लेंथ की, 1.5 मीटर लेंथ की, यानी पहले तुम्हें रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा हर पार्ट का, फिर वो 3 पार्ट आपस में जुड़े हैं पैरेलल में। तो ए पार्ट की बात करता हूं, दिया गया है एक पार्ट का फॉर 1 पार्ट, एक पार्ट जो है उसकी लेंथ दी हुई है 1.5 मीटर। तो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन R इज इक्वल टू R अपॉन L की वैल्यू कितनी हो गई, 1.5 इज इक्वल टू 3, तो R इक्वल टू कितना हो गया, 4.5 ओम, यानी एक वायर जो 1.5 मीटर का है, 1.5 मीटर का जो वायर है उसका रेजिस्टेंस कितना निकल के आया, 4.5 ओम, ठीक है। अब इसी प्रकार के 3 रेजिस्टेंस जो हैं वो आपस में पैरेलल में लगे, यानी 1 2 3, ठीक है। ये जो रेजिस्टेंस है ये भी 4.5 ओम का है, ये भी 4.5 ओम का है, और ये भी 4.5 ओम का है। तो हमें टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, ठीक है। तो 3 रेजिस्टेंस है अपने पास, इसका भी शॉर्टकट होता है, अगर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, अगर 3 सिमिलर रेजिस्टेंसेस अगर पैरेलल में जुड़े हुए हैं तो इसका चाहो तो शॉर्टकट से कर लो, नहीं तो 1 अपॉन R इक्वल टू 1 अपॉन R प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 से कर लो, बात वही पड़ेगी, ठीक है। मैं शॉर्टकट लगा रहा हूं, R इक्विवेलेंट इक्वल टू R बाय N हो जाता है, ठीक है। 4.5 बाई 3, क्योंकि 3 रेजिस्टेंस है ना, 4.5 बाई 3, तो कुल मिला के इसको आप सॉल्व करेंगे तो R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1.5 ओम आ जाएगा। ये सिर्फ एक इत्तेफाक है कि जितना हमने लेंथ लिया था उतना ही रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट आ रहा है, ठीक है। इसका कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, आई बस मन में, ठीक है। तो ये पहला पार्ट का आपका आंसर आ गया। चलिए बी पार्ट पे चलते हैं, ठीक है। मतलब स्टेप बाय स्टेप थोड़ा थोड़ा इसको करेंगे तो आप कर पाएंगे, अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाएंगे, आंसर गलत ही आएगा। फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द बैटरी which gives the current of 2 ampere in each of the 1.5 meter length wire when connected in parallel to the battery, ठीक है। यानी अब उन्होंने कहा कि ये जो कॉम्बिनेशन था, घोर समस्या है यहां, ठीक है। तो एक बैटरी से कनेक्ट किया गया भाई, और इत्तेफाक से उस बैटरी में कोई भी इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है, कॉम्बिनेशन यही है 4.5 ओम वाला, 4.5 ओम, 4.5 ओम। इत्मीनान से आराम से क्वेश्चन पढ़िए, इसका हमें क्या निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना। तो बनी बात है, इसका जो इक्विवेलेंट ईएमएफ होगा वही पोटेंशियल डिफरेंस होगा, क्योंकि इसमें इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है, राइट। और क्वेश्चन में दिया गया है कि हर पार्ट में जो करंट फ्लो कर रही है वो 2 एम्पियर है, हर पार्ट में 2 एम्पियर करंट जा रही है, ठीक है। तो अंधेरे तो हो नहीं, ये 6 एम्पियर होगा, तभी 2 2 2 तीनों में जाएगा, क्योंकि हमने बताया था कल कि करंट बराबर बराबर तब शेयर होती है जब हर ब्रांच में बराबर बराबर रेजिस्टेंस होता है। तो बराबर बराबर रेजिस्टेंस है तो बराबर बराबर करंट गया है, तो करंट ये बराबर बराबर 2 + 2 + 2 कुल मिला के 6 आया होगा, तभी ऐसे गया होगा। यानी कुल मिला के यहां से बैटरी से जो करंट निकली है वो कितनी निकली है, 6 एम्पियर, ठीक है। बात समझ में आ गई, तभी तो 6 एम्पियर आई होगी, यहाँ पे गई होगी वापस 6 एम्पियर आई होगी, कोई दिक्कत।
तो फॉर्मूला क्या होता है, करंट ड्रॉन फ्रॉम बैटरी इज इक्वल टू ई इक्विवेलेंट अपॉन स्मॉल आर इक्विवेलेंट प्लस कैपिटल आर इक्विवेलेंट। करंट ड्रॉन फ्रॉम बैटरी आई की वैल्यू 6 एम्पियर है, समझ जाओ करंट ड्रॉन फ्रॉम बैटरी यही है, ठीक है। 6 हो गया, ई इक्विवेलेंट वी के बराबर यही हमको निकालना है, स्मॉल आर इक्विवेलेंट 0 है, कैपिटल आर इक्विवेलेंट हम पहले से निकाल सकते हैं फर्स्ट पार्ट में 1.5, वी इज इक्वल टू कितना हो गया 6 3 9 एम्पियर 9 वोल्ट, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ गया 9 वोल्ट, आंसर आ गया बी पार्ट का भी। अब हम लोग करेंगे सी पार्ट, सबसे टेंशन वाला पार्ट सी पार्ट। सी पार्ट में लिखा गया फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ 5 मीटर लेंथ ऑफ वायर, यानी आपको सी पार्ट में एक ऐसे पार्ट का रेजिस्टेंस निकालना है, तो आपको एक मतलब बोला गया फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ 5 मीटर लेंथ ऑफ वायर, मतलब आपको रेजिस्टेंस निकालना है कितनी लेंथ का 5 मीटर लेंथ की वायर का, ठीक है। बट इसमें एक समस्या है, इस वाले वायर का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो डबल है पहले वाले से, ठीक है। यानी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर हम a' मान रहे हैं, ठीक है, तो 1 मिनट 5 ओम नहीं, लेंथ 5 मीटर है और इसका एरिया जो है वो डबल है, ठीक है। तो अब यहां पे एक विचित्र समस्या है, ठीक है, बहुत ध्यान सुनिएगा बहुत कायदे से। चलो तो r' कितना है वो पहले निकाल लिया जाए, ठीक है। याद रखिएगा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डबल है। मैं फिर से क्वेश्चन रिपीट करता हूं, फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ 5 मीटर लेंथ ऑफ वायर ऑफ सेम मटेरियल बट ट्वाइस द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है। पहले अच्छा आप लोग देखिए, क्वेश्चन थोड़ा अजीबोगरीब है, यहां कोई नहीं लगा पाया, ठीक है। सबसे पहली बात, इसको ऐसे सोचिए, आपके पास अभी जो जिस वायर के बारे में चर्चा हो रही है, ये जो अभी इस सी पार्ट में जो वायर चल रहा है उसको छोड़ देते हैं, सी वाले वायर में एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डबल है एक, उस वायर को भी साइड में कर देते हैं। अभी सिर्फ इतना सोचते हैं कि अगर हम 2 वायर ले लें, एक पहले वाला, ऐसे समझिएगा, एक पहले वाला और एक अभी जो इसमें नया जिक्र हुआ है, जो पहले वाला वायर है उसकी भी लेंथ हमें कितनी लेनी है 5 मीटर ही लेनी है, और दूसरा जो वायर ले लिया गया है उसकी भी 5 मीटर ही लेनी है, क्योंकि कंपैरिजन करना है। बहुत ध्यान समझिएगा, क्वेश्चन में क्या लिखा है, बुक देना। क्वेश्चन में लिखा है फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ 5 मीटर लेंथ ऑफ सेम मटेरियल, यानी आपको 5 मीटर लेंथ लेनी है नए वाले रेजिस्टेंस की, ठीक है। तो हमने भी पहले वाले का 5 मीटर ले लिया, ठीक है। दोनों मटेरियल की रेजिस्टिविटी, क्योंकि मटेरियल सेम है, दोनों की रेजिस्टिविटी सेम होगी, ठीक है। इसका जो रेजिस्टेंस है, ठीक है, वो हम निकाल सकते हैं इस वाले फॉर्मूले से, क्योंकि इस वाले पहले वाले वायर के लिए ये हमको पता है R कौन है ना। तो क्योंकि R1 अपॉन L1 इज इक्वल टू 3 हो जाएगा, तो L1 की वैल्यू उठा के यहां पे रख देंगे, तो R1 अपॉन 5 इज इक्वल टू 3, तो कुल मिला के R1 कितना हो गया 15 ओम हो गया। यानी जो हमारे पास पहले से तार था, ठीक है, जिसके लिए ये बताया गया था कि R अपॉन L 3 ओम पर मीटर है, उस वाले वायर का अगर मैं कितना ले लेता हूं 5 मीटर ले लेता हूं, तो रेजिस्टेंस 15 ओम आ जाएगा, ठीक है। अब आप सोचो सर हम इसको भी यही फॉर्मूला लगा कर देते हैं, नहीं कर सकते, कारण आपको जो तार बताया गया था उसके लिए R अपॉन L इक्वल टू 3 है, आपको जो अब तार बताया गया है उसके लिए R अपॉन L इक्वल टू 3 नहीं है, ठीक है। तो अगर मैं इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A1 को A मान लूं और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A2 को 2A कर दिया जाए, क्योंकि क्वेश्चन में दिया गया है, तो आप बहुत ध्यान समझिएगा, फॉर्मूला मैं लगाने वाला हूं R इक्वल टू रो L अपॉन A यहां पे, और R इक्वल टू रो L अपॉन A यहां पे, बहुत ध्यान समझिएगा, ठीक है। तो यहां का R, इस वाले केस में R R1 है जिसकी वैल्यू 15 निकल चुकी है, रो1 जो है वो रो ही है, तो ठीक है। L कितना है, L1 है जिसकी वैल्यू 5 है, और एरिया A1 था जिसकी वैल्यू A मान ली है। आई बात समझ में, हम ज्यादा कोई कैलकुलेशन नहीं करेंगे, आखिर में डिवाइड करेंगे सीधे। इस वाले रेजिस्टेंस का R2 ये निकालना है, रो2 जो है वो हमारा रो ही है क्योंकि मटेरियल सेम है,
लेंथ L2 जो है वो भी यहाँ पे 5 है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यहाँ पे 2a के बराबर हो गया। इक्वेशन नंबर सेकंड। अब क्या करो, बस सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड कर दो। R2 अपॉन R1 इज इक्वल टू R2 में ये रो है, ये 5 है, ये 2 है, ये A है और नीचे ये रो है, ये 5 है, ये A है। A 5 5 रो कैंसिल। ठीक है। अच्छा एक मिनट, ये R2 अपॉन ये 15 हो जाएगा है। तो R2 अपॉन 15 बराबर कितना बचा, सिर्फ 1/2, ये 2 बचा ना, 1/2। तो ये 15 उधर चला जाएगा, तो R2 इज इक्वल टू कितना हो गया, 7.5 ओम। होपफुली पल्ले पड़ गया होगा। ठीक है। यहाँ पे कंपैरिजन की बात हो रही थी। यहाँ पे हमारे पास जो तार है 5 मीटर का और जो तुम्हें 5 मीटर का दूसरा बोला गया उन दोनों में फर्क है। वो डबल मोटा है, ये सिंगल टाइम से उसका। ठीक है। तो अगर हम दोनों तार के बीच कंपेयर कर लें तो काम हो सकता है। वैसे भी हमने बताया था, अगर आपने प्रीवियस पार्ट देखे हैं, ठीक है, अटेंड किए हैं, तो आपने उसमें देखा होगा, हमने कहा था कि अगर तार को खींचा नहीं गया है और दो अलग अलग तार की बात हो रही है, तो दोनों तारों में अलग अलग R इक्वल टू रो एल अपॉन ए लगता है और फिर डिवाइड होकर आंसर निकलता है। यही 10th स्टैंडर्ड में 99.99% होता। तो यहाँ भी यही हुआ। आपको दो तार दिए गए थे, एक तार की एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A थी और दूसरे की 2a थी। तो कंपेयर हमेशा कब होता है, बराबरी वालों में होता है। कहता नहीं है, कंपेरिजन बराबरी वालों में किया जाता है। तो बराबरी का करने के लिए हमने दोनों की लेंथ बराबर ले ली। उन्होंने कहा था 5 मीटर लो, हमने पहले वाले की भी 5 मीटर ले ली। ठीक है। आपके दिमाग में आ रहा होगा सर हमें कैसे पता चलेगा कि पहले वाले का 5 मीटर लेना था। तो उसका आंसर ये है कि बिकॉज वी आर कंपेयरिंग, हम डिवाइड कर रहे थे। डिवाइड करने का मतलब होता है कंपेयर करना, और कंपेरिजन तभी होता है जब बराबरी का मामला हो। तो बराबरी का मामला हमने बिठाने के लिए जो बराबर हो सकता था वो बराबर किया। लेंथ उन्होंने 5 गई थी, हमने 5 ले ली। मटेरियल उनका जो था वही हमारा भी था। बाय द वे क्वेश्चन में भी कहा गया था कि मटेरियल सेम है। ठीक है। एरिया बराबर कर नहीं सकते थे क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन में चेंज कर दिया था। तो इसका रेजिस्टेंस निकाल पाना संभव था अपने लिए, क्योंकि इसके रेजिस्टेंस निकालने के लिए केवल L चाहिए था हमें। L हमको पता था 5 मीटर, तो हमने 5 मीटर के हिसाब से इसका रेजिस्टेंस निकाल लिया। इसका रेजिस्टेंस निकालना था तो हमने इधर R इक्वल टू रो एल अपॉन ए लगाया, इधर R इक्वल टू रो एल अपॉन ए लगाया, डिवाइड किया, आंसर आ गया। ठीक है। तो काफी टेढ़ा सवाल है, मतलब बच्चा पहली बार कितना भी होशियार हो, 99.99% केसेस में कितना भी होशियार स्टूडेंट हो, सी पार्ट में फंस ही जाता है। ठीक है। आगे का पार्ट आगे करेंगे।